Hello student, this is Sana Aftab, Assistant Professor of Buddha Institute of Pharmacy, Gida, Gorakhpur, Department of Pharmacognosy. Now we discuss about the B Pharm 4th semester subject Pharmacognosy, first unit of Pharmacognosy. Now we discuss about in this unit definition, scope, history of pharmacognosy and sources of drug. Now we start about definition of pharmacognosy. Pharmacognosy is the science of drugs of biological origin, plant, animals, minerals, or the word pharmacognosy was coined in 1815 by a German scientist. Seidler has been derived from two Greek words, pharmakon, a drug, gignostics means acquire the knowledge. मीन्स फार्माकोग्नोसी के डेफिनेशन अगर कहीं पूछी जाती है व्हाट इज़ फार्माकोग्नोसी या फार्माकोग्नोसी होता क्या है, तो सिंपल फार्माकोग्नोसी कॉइंड हुआ है ग्रीक वर्ड से, जिसके दो वर्ड होते हैं, दो वर्ड से मिलकर ये बना है फार्माकोन, जिसका मतलब होता है ड्रग, और गिग्नोसिक मतलब होता है एक्वायर नॉलेज या नॉलेज। तो फार्माकोग्नोसी बेसिकली इन्वेंट किए थे जर्मन साइंटिस्ट जिनका नाम है सिडलर 1815 में, और इन्होंने ये ग्रीक वर्ड है, दो वर्ड से मिलकर बना है फार्माकोन एंड गिग्नोसिक। मीन्स फार्माकोन मीन्स ड्रग एंड गिग्नोसिक मीन्स एक्वायर नॉलेज ऑफ ड्रग। तो फार्माकोग्नोसी इज़ द साइंस ऑफ ड्रग, ये साइंस ऑफ ड्रग है ऑफ ए बायोलॉजिकल ऑरिजिन। साइंस ऑफ ड्रग है जो कि ऑरिजिन किससे किससे होता है, या आइदर ये प्लांट ऑरिजिन है, एनिमल ऑरिजिन है, या मिनरल ऑरिजिन है। ये फार्माकोग्नोसी की मेन डेफिनेशन होगी कि फार्माकोग्नोसी इज़ द साइंस ऑफ ड्रग्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑरिजिन, आइदर प्लांट, मिनरल्स और एनिमल्स। और बात करते हैं कि फार्माकोग्नोसी क्या है। द वर्ड फार्माकोग्नोसी वाज कॉइंड इन 1815 बाय अ जर्मन साइंटिस्ट सिडलर हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड फार्माकोन अ ड्रग, गिग्नोसिक मीन्स एक्वायर नॉलेज। तो ये डेफिनेशन हो गया, ये बता दिया गया कि फार्माकोन जो है वो ग्रीक वर्ड है, सिडलर ने इन्वेंट किया 1815 में या कॉइंड किया। उसके बाद इसमें फार्माकोन मीन्स होता है ड्रग और गिग्नोसिक मीन्स होता है एक्वायर नॉलेज। ड्रग के बारे में प्रॉपर नॉलेज की स्टडी करना उसको फार्माकोग्नोसी कहते हैं। और फार्माकोग्नोसी है साइंस ऑफ ड्रग है, मतलब ये ड्रग की साइंस है जिसमें कि जो ऑब्टेंड हो रहे हैं बायोलॉजिकली नेचुरली ऑब्टेंड हो रहे हैं, आइदर प्लांट से, एनिमल से या मिनरल से, इनके सोर्स हैं उससे ऑब्टेंड हो रहे हैं, उसको फार्माकोग्नोसी कहा गया है। Pharmacognosy is the subject of true drugs obtained from plant, vegetables, animals and mineral origin, or it can also defined as the objective study of crude drug of the natural source processed scientifically। मतलब फार्माकोग्नोसी क्या है, सब्जेक्ट है क्रूड ड्रग्स का जो कि ऑब्टेंड होते हैं, जो क्रूड ड्रग ऑब्टेंड हो रहे हैं प्लांट से, प्लांट सोर्स से, एनिमल सोर्स से या मिनरल सोर्स से। इट कैन बी डिफाइंड एज ए ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका पर्पस क्या है, क्रूड ड्रग की स्टडी को करना। फार्माकोग्नोसी में क्या करते हैं कि क्रूड ड्रग की स्टडी करते हैं, उसका बायोलॉजिकल सोर्स देखते हैं, उसकी फैमिली देखते हैं, उसका थेरेप्यूटिक एफिकेसी देखते हैं, उसका नेचुरल हैबिटेट देखते हैं, ऑल पैरामीटर्स को देखते हैं फार्माकोग्नोसी में क्रूड ड्रग से रिलेटेड। जैसे लीफ हो गया, लीफ किस हैबिटेट में ग्रो कर रहा है, लीफ का क्या माइक्रोस्कोपिकल फीचर्स है, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स है, सारे पैरामीटर्स को फार्माकोग्नोसी में देखते हैं। या क्रूड ड्रग्स की ऑब्जेक्टिव स्टडी को भी फार्माकोग्नोसी कह सकते हैं। या फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट है जो कि क्रूड ड्रग के ऑब्टेंड हो रहे हैं, जो क्रूड ड्रग ऑब्टेंड हो रहा है प्लांट से, एनिमल से या मिनरल सोर्स से, उसकी स्टडी को फार्माकोग्नोसी में जोड़ते हैं या फार्माकोग्नोसी में कहते हैं कि फार्माकोग्नोसी इज द सब्जेक्ट ऑफ क्रूड ड्रग ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट्स, वेजिटेबल, एनिमल्स एंड मिनरल ऑरिजिन। तो ये बात हो गई फार्माकोग्नोसी की कि फार्माकोग्नोसी में डेफिनेशन क्या है। फार्माकोग्नोसी एक वर्ड है जो कि कॉइंड किया गया है सिडलर के, जर्मन साइंटिस्ट जो सिडलर थे 1815 में। फार्माकोन्स मीन्स ड्रग, डायग्नोसिक मीन्स एक्वायर नॉलेज। अगर वो एक्वायर नॉलेज ड्रग से है तो ड्रग का सोर्स क्या है, या तो प्लांट सोर्स है, एनिमल सोर्स है या मिनरल सोर्स है। ये बात हो गई। उसके बाद क्या बताया जा रहा है कि फार्माकोग्नोसी में क्रूड ड्रग की स्टडी की जाती है, जो नेचुरल ऑब्टेन ड्रग हैं उनकी स्टडी की जाती है। ऑब्जेक्टिव
स्टडी की जाती है क्रूड ड्रग की। अब वो क्रूड ड्रग क्या है, किस सोर्स से ऑब्टेन हो रहा है, वेजिटेबल सोर्स से हो रहा है, मतलब प्लांट सोर्स से हो रहा है, एनिमल सोर्स से हो रहा है या मिनरल सोर्स से हो रहा है। ये फार्माकोग्नोसी की मेन डेफिनेशन है कि फार्माकोग्नोसी ऐसे डिफाइन किया गया है कि स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग इज़ नोन एज फार्माकोग्नोसी। या स्टडी ऑफ ड्रग, एक्वायर नॉलेज ऑफ ड्रग इज नोन एज फार्माकोग्नोसी। फार्मा मीन्स ड्रग, गिग्नोसिक मीन्स एक्वायर नॉलेज। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया फार्माकोग्नोसी का कि फार्माकोग्नोसी किसे कहते हैं, डेफिनेशन क्या है, सोर्सेज क्या है फार्माकोग्नोसी की। अगर कोई प्लांट है तो उसका प्लांट का, अगर कोई ड्रग है तो वो ड्रग का सोर्स क्या है, आइदर वो प्लांट का सोर्स है, एनिमल का सोर्स है या मिनरल सोर्स है। वो ड्रग के बारे में बताया जा रहा है कि इस सोर्स से ये ड्रग बनी हुई है, तो इसकी स्टडी को फार्माकोग्नोसी कहते हैं। अब बात करते हैं फार्माकोग्नोसी को ब्रॉडली कैसे डिफाइन किया गया। वो तो हो गया कि फार्मा मीन्स ड्रग होते हैं, डायग्नोस्टिक मीन्स एक्वायर नॉलेज है, तो एक्वायर नॉलेज ऑफ ड्रग को फार्माकोग्नोसी कहते हैं। अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे ब्रॉडली उसको डिफाइन किया गया है, कैसे ब्रॉडली डिफाइन कर सकते हैं, कैसे उसको इलेबरेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर है द फार्माकोग्नोसी इज ब्रॉडली डिफाइंड एज द साइंटिफिक एंड सिस्टमिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चरल, physical, chemical and sensory character of crude drugs of vegetable, animals and mineral origin along with their history, method of cultivation, collection and preparation for the market। तो ये ब्रॉडली डिफाइन कर दिया गया है फार्माकोग्नोसी को कि अगर फार्माकोग्नोसी को ब्रॉडली डिफाइन करना है, लार्जली अमाउंट में, लार्जली पैरामीटर पे या ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे इसको डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे। तो फार्माकोग्नोसी को डिफाइन किया गया है कि साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए, सिस्टमिक स्टडी होनी चाहिए, स्ट्रक्चरल होना चाहिए, फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टर, सेंसरी कैरेक्टर ऑफ क्रूड ड्रग्स। जो भी क्रूड ड्रग्स हैं उनका स्टडी किस किस पैरामीटर पे होगा, केमिकल पैरामीटर्स पे होगा, फिजिकल पे होगा, स्ट्रक्चरल पे होगा या सेंसरी कैरेक्टर पे उसको डिफाइन किया गया, उसको पहचाना गया है। इन सब के बाद वो किस सोर्स से है, हर एक क्रूड ड्रग है तो उसका सोर्स पता ही करना है कि किस सोर्स से वो ड्रग ऑब्टेंड हो रही है। अगर ब्रॉडली की बात की जाएगी फार्माकोग्नोसी में तो वो किस पे डिपेंड करेगा, सिस्टमिक स्टडी पे और साइंटिफिक स्टडी पे। और ये सिस्टमिक और साइंटिफिक स्टडी किस किस के अंदर आएगी, स्ट्रक्चरल पैरामीटर देखा जाएगा उसका कि क्या स्ट्रक्चर है क्रूड ड्रग का, फिजिकल कैरेक्टर क्या है, कलर, ऑर्डर, टेस्ट, ये सब क्या है, केमिकल क्या है, कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें पाए जाते हैं, सेंसरी कैरेक्टर क्या है उसका क्रूड ड्रग का, और वो किस सोर्स से ऑब्टेंड हो रहा है, सोर्स क्या है, उस क्रूड ड्रग का सोर्स क्या है, कि वो प्लांट सोर्स है, एनिमल सोर्स है या मिनरल सोर्स है। फिर उसके बाद उसकी हिस्ट्री जानी जाएगी, जो प्लांट है उसकी हिस्ट्री हो गई, या मिनरल से या एनिमल से उसकी हिस्ट्री को देखेंगे। मेथड ऑफ कल्टीवेशन देखेंगे कि कब प्रोपगेशन हो रहा है, कब कल्टीवेशन हो रहा है, उसको मेथड को देखेंगे। फिर कलेक्शन किस टाइम किया जा रहा है, किस टाइम वो उसका फ्रूट डेवलप हो रहा है, किस टाइम उसका फ्लावर्स डेवलप हो रहा है, तो ये कलेक्शन। फिर कलेक्शन का मेथड देखेंगे, कल्टीवेशन करने के बाद कलेक्शन करेंगे, कलेक्शन के बाद प्रिपरेशन फॉर द मार्केट। अब वो जो प्रिपेयर हो गया, कलेक्ट हो गया, उसके बाद उसको प्रिपेयर कर रहे हैं मार्केट में सोल्ड आउट करने के लिए, सेल करने के लिए। तो ये प्रिपरेशन या स्टोरेज, यहाँ एक पॉइंट स्टोरेज भी होता है कि फार्माकोग्नोसी में जो ड्रग हैं, क्रूड ड्रग्स हैं, उनको स्टोर करना सबसे मेन पॉइंट यही है कि स्टोर करना, हैंडल करना, कैसे स्टोर कर रहे हैं, कैसे हैंडल कर रहे हैं। तो प्रिपरेशन मार्केट के लिए, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन में कैसे स्टोरेज होना चाहिए, या फिर वो स्टोर कंडीशन में कैसे स्टोर होना चाहिए। फिर उसके बाद मार्केट प्रिपरेशन में उसको सेल करने के लिए क्या क्या मेथड डेवलप करते हैं, ये फार्माकोग्नोसी में ब्रॉडली डिफाइन किया गया है। ये इसको ब्रॉडली डिफाइन किया गया है एज ए फार्माकोग्नोसी। फर्स्ट ड्रग ले लिए, ड्रग का क्या साइंटिफिक सिस्टमिक स्टडी है, उसका स्ट्रक्चरल, फिजिकल, केमिकल, सेंसरी कैरेक्टर देखेंगे। फिर उसका क्या सोर्स है वो देखेंगे। फिर उसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ वो कल्टीवेशन होता है, कौन सा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या है उसका, ज्योग्राफिकल हैबिटेट क्या है, ये हिस्ट्री हो गई। मेथड ऑफ कल्टीवेशन क्या है, किस मेथड से कल्टीवेट कर रहे हैं, कलेक्शन क्या है, और प्रिपरेशन फॉर द मार्केट, प्रिपरेशन कैसे करेंगे, कैसे उसको प्रिपेयर करेंगे, कैसे पैकिंग करेंगे उसकी,
कैसे सेलिंग के दौरान स्टोरेज करेंगे या ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उसका स्टोरेज करेंगे या रखने के दौरान उसका स्टोरेज कैसे होगा, ये सारी चीज़ फार्माकोग्नोसी में आती है। ब्रॉडली एरिया पे ब्रॉडली स्पेक्ट। Now we discuss about history of pharmacognosy. The word pharmacognosy is derived from pharmakon, drug, Greek word है। Gignostic means होता है acquire knowledge, ये भी Greek word है। और cognosco means होता है to know about, ये Latin word है। तो ये हिस्ट्री हो गई कि अगर लैटिन वर्ड में cognosco की मीनिंग होगी तो वो to know about, ड्रग के बारे में जानना, ड्रग के बारे में अगर नॉलेज है तो वो ग्रीक वर्ड हो गया। तो ये हिस्ट्री हो गई फार्माकोग्नोसी की। The term pharmacognosy was used for the first time by the Austrian physician Schmidt in his Lehrbuch der Materia Medica, ये बुक है, in 1811 and in 1815 by Anothius Sidler in a work titled Analectica Pharmacognostica। मतलब ये जो वर्ड हुआ था फार्माकोग्नोसी फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रियन फिजिशियन के थ्रू हुआ था, जो कि उनकी बुक थी मैट्रिका मेडिका। इसमें 1811 में और 1815 में कॉइन किया गया था। ये इसको टाइटल दिया गया था एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका के। फर्स्ट टाइम इसको सुना गया था, इसको बताया गया था ऑस्ट्रियन फिजिशियन के थ्रू, जो कि उनकी बुक है 1811 में 1815 में हुई थी। उसमें टाइटल दिया गया था एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका के नाम से। ये हिस्ट्री है फार्माकोग्नोसी की। अब बात करते हैं द एरा ऑफ प्योर कंपाउंड। क्या क्या एरा है, क्या क्या दौर गुजरा है प्योर कंपाउंड का। फर्स्ट है आइसोलेशन ऑफ मॉर्फिन फ्रॉम ओपियम। आइसोलेट करते थे मॉर्फिन को ओपियम में से 1806 ईस्वी में। किस किस टाइम किस किस कंपाउंड्स का, प्योर कंपाउंड का, एक्टिव कंपाउंड का आइसोलेशन हुआ है, तो वो चीज़ हो गया द एरा ऑफ प्योर कंपाउंड। उस टाइम में वो चीज़ को डेवलप की गई, निकाली गई, उसके एक्टिव कंस्टेंट को देखा गया, समझा गया, उसके सारी उसका सारा फीचर्स पता किया गया, उसका इम्पोर्टेंस पता गया, उसका थेरेपेटिक इफिकेसी पता गया। तो वो एरा था कि प्योर कंपाउंड उस वक्त आइसोलेट हुआ। तो फर्स्ट पॉइंट है आइसोलेशन ऑफ मॉर्फिन फ्रॉम ओपियम। ओपियम में से आइसोलेशन हुआ, निकाला गया मॉर्फिन को 1806 में, स्ट्राइचिनिन को 1817 में, क्विनिन और कैफीन को 1820 में, निकोटीन को 1828 में, एट्रोपिन को 1833 में और कोकेन को 1855 में। ये प्योर कंपाउंड का आइसोलेशन हुआ था इन एरा में, इन टाइम पीरियड में। जैसे 1806 में हुआ था ओपियम से मॉर्फिन का आइसोलेशन, स्ट्रेचिनिन का हुआ था 1817 में, क्विनिन एंड कैफीन का हुआ था 1820 में। ये सब आइसोलेट हुए थे। कैफीन आइसोलेट हुआ था कॉफ़ी से, क्विनिन आइसोलेट हुआ था, निकोटीन आइसोलेट हुआ था, एट्रोपिन आइसोलेट हुआ था 1833 में, कोकेन का आइसोलेशन हुआ था 1855 में। तो ये सब टाइम पीरियड है, ये गोल्डन पीरियड है जो प्योर कंपाउंड को आइसोलेट किया गया। ये एरा था जो प्योर कंपाउंड का आइसोलेशन हुआ है। इस साल में इनका आइसोलेशन हुआ था। तो ये एरा ऑफ प्योर कंपाउंड्स के बारे में डिटेलिंग कर रहा है कि इन टाइम पीरियड में ये कंपाउंड्स का आइसोलेशन हुआ है, एक्टिव कंपाउंड्स का आइसोलेशन हुआ है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि मॉर्फिन है, स्ट्रेचिनिन है, क्विनिन है, कैफीन है, निकोटीन है, एट्रोपिन है, कोकेन है, ये एक्टिव कॉन्स्टेंट है, इनका आइसोलेशन हुआ है। अब इसी में बात करते हैं कि 19th सेंचुरी में केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मेनी ऑफ द आइसोलेटेड कंपाउंड्स वेयर डिटरमाइंड। 19th सेंचुरी में बहुत सारे केमिकल स्ट्रक्चर को आइसोलेट किया गया और डिटरमाइन किया गया। बहुत सारे प्लांट ओरिजिन बेस्ड, प्लांट बेस्ड क्रूड ड्रग्स पे, एनिमल बेस्ड क्रूड ड्रग पे, या जो भी सोर्स हैं जैसे कि मैरीन हो गए, एनिमल्स हो गए, मिनरल्स हो गए, उनसे जो भी ऑब्टेन हो रहा है केमिकल कॉन्स्टेंट, उसका स्ट्रक्चर आइसोलेट हुआ, उसका कंपाउंड आइसोलेट हुआ, स्ट्रक्चर पता चला, फिर उसको डिटरमाइन किया गया कि ये इसकी इफिकेसी है, ये इसका फीचर्स है, ये इसका फंक्शन है। ये 19th सेंचुरी में ही पता चल गया था। इस 19th सेंचुरी में ये पता किया गया था और ये डेवलप हुआ था 19th सेंचुरी में। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मेनी
ऑफ द आइसोलेटेड कंपाउंड वेयर डिटरमाइंड। उस टाइम 19th सेंचुरी में ये डिटरमाइन किया गया था आइसोलेटेड कंपाउंड के स्ट्रक्चर को, केमिकल स्ट्रक्चर को। 20th century the discovery of important drugs from the animal kingdom, particularly hormones and vitamins। जो 20वीं सदी थी, 20th सेंचुरी थी, उसमें डिस्कवर क्या किया गया था? ड्रग्स को जो एनिमल किंगडम से थे, जो सोर्स ऑफ एनिमल से थे, पार्टिकुलरली उसके हार्मोन्स को, उसके विटामिन्स को, जो एनिमल सोर्स से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट निकाला गया, उसके हार्मोन से क्या क्या दवा बनती थी, क्या क्या विटामिन्स बनते थे, क्या क्या सोर्स थे एनिमल्स के थ्रू, उसको डिस्कवर किया गया था 20th सेंचुरी में। तो ये ड्रग्स एनिमल किंगडम में था, पार्टिकुलरली हार्मोन से रिलेटेड था और विटामिन से रिलेटेड था। Microorganisms have become a very important source of drugs। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जो मैरीन सोर्स हैं, उनसे भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ड्रग्स ऑब्टेन हुए। जैसे बहुत सारे ड्रग्स आते हैं मैरीन सोर्स में। मैरीन भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है फार्माकोग्नोसी का। बहुत सारे एल्गी, बहुत सारे मैरीन और मैरीन सोर्स से जो भी प्लांट्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उनसे ड्रग्स ऑब्टेन किया जाता है। तो ये भी डेवलपमेंट था ड्रग्स का, क्रूड ड्रग्स का, जिसकी थेराप्यूटिक एफिकेसी देखी जाती थी। सोर्स क्या हो गया इसमें? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया। ये मैरीन बेस्ड पे हो गया, ये सोर्स मैरीन पे हो गया। मैरीन सोर्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं और उसमें आरा बी, बहुत सारे ऐसे प्लांट, बहुत सारे ऐसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो कि यूज़ होते हैं मैरीन सोर्स पे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोर्स पे, जो कि ड्रग की तरह काम करते हैं। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी का स्कोप क्या है? फार्माकोग्नोसी का स्कोप फार्मेसी फील्ड में कैसे है? तो फार्माकोग्नोसी हैज़ अ ब्रॉड स्कोप इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी सच एज, फर्स्ट है आइसोलेशन और एनालिसिस ऑफ फाइटोकेमिकल्स। एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्ग एक्टिंग सब्सटेंसेस सच एज ग्लाइकोसाइड्स फ्रॉम डिजिटेलिस लीव्स, एल्कोलाइड्स फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ बेलाडोना, हाइसोमस रोल्फिया, morphine and other alkaloids from the plant opium were isolated and clinical uses studied। तो इसमें क्या है कि स्कोप क्या क्या है फार्माकोग्नोसी का, क्या स्कोप है, क्या यूजेस है? तो फार्माकोग्नोसी का यूजेस फार्मेसी में ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे है, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे है। फर्स्टली इसमें आइसोलेट करते हैं, एनालिसिस करते हैं फाइटोकेमिकल्स को। फाइटो मीन्स हो गया प्लांट के केमिकल्स को आइसोलेट करेंगे, फिर उसको डिटरमाइन करेंगे, उसके केमिकल स्ट्रक्चर को बताएंगे, फिर उसकी थेराप्यूटिक एफिकेसी को बताएंगे और किस डिजीज़ में उसका यूज़ है फिर उसको बताएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फार्माकोग्नोसी की स्टडी करना एज ए फार्मेसी में। तो इसको क्या बोलते हैं कि आइसोलेशन और एनालिसिस ऑफ फाइटोकेमिकल्स। ये आइसोलेशन और एनालिसिस ऑफ फाइटोकेमिकल्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि स्ट्रॉन्ग एक्टिंग सब्सटेंस सच एज ग्लाइकोसाइड्स। जो स्ट्रॉन्ग एक्टिंग सब्सटेंस है ग्लाइकोसाइड्स, किससे ऑब्टेन होता है? डिजिटेलिस लीफ से। इसका इम्पॉर्टेंस है, डिजिटेलिस लीफ से आइसोलेट करते हैं ग्लाइकोसाइड्स को। एल्कोलाइड्स फ्रॉम प्लांट्स ऑफ, जितने एल्कोलाइड्स हैं वो किससे आइसोलेट हो रहे हैं? बेलाडोना से, हाइसमस से, रोल्फिया से। ये एल्कोलाइड्स का आइसोलेशन करते हैं। फिर मॉर्फिन एंड अदर एल्कोलाइड्स, जो मॉर्फिन है और अदर एल्कोलाइड्स हैं, प्लांट ओपियम से आइसोलेट करते हैं और उसका क्लिनिकल यूज़ है, उसकी क्लिनिकल स्टडी को भी जानते हैं। तो ये स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी हो गया। फर्स्ट में आइसोलेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं फाइटोकेमिकल्स की, आइसोलेट करेंगे प्लांट से उस केमिकल को, फिर उस केमिकल की एनालिसिस करेंगे और फिर उसका यूजेस बताएंगे, क्लिनिकल यूजेस क्या है उसको बताएंगे, उसकी स्टडी करेंगे और देन आफ्टर क्लिनिकल यूज़ बताएंगे। तो ये सब एग्जाम्पल थे। जैसे ग्लाइकोसाइड्स हो गए तो डिजिटेलिस लीफ से ऑब्टेन्ड होते हैं। एल्कोलाइड्स होते हैं बेलाडोना से, एल्कोलाइड्स को आइसोलेशन किया जाता है हाइसमस लीफ से, रोल्फिया से। या मॉर्फिन और अदर एल्कोलाइड्स कैसे ऑब्टेन्ड होते हैं? मॉर्फिन जैसे प्रीवियस इसमें स्लाइड्स में देखा गया था कि ओपियम से ऑब्टेन्ड हो रहा है, ओपियम से आइसोलेट हो रहा है, तो यहाँ भी आइसोलेशन की बात है।
तो ओपीएम से मॉर्फिन को आइसोलेट किया जा रहा है, फिर उसका क्लिनिकल यूज़ है, उसकी स्टडी करते हैं, उसकी क्लिनिकल यूजेस के बाद, उसकी स्टडी करने के बाद उसका क्लिनिकल यूज़ होता है। नेक्स्ट स्कोप है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, जिसको SAR भी बोलते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी बहुत सारे SAR होते हैं, जो केमिकल ऑब्टेंड हो गए, जो आइसोलेट हो गए, उस केमिकल का स्ट्रक्चर देखते हैं, उस स्ट्रक्चर से अटैचमेंट देखते हैं कि कौन सा ग्रुप अटैच है, क्या उसकी एक्टिविटी शो कर रही है। तो उस चीज़ की स्टडी को स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप कहते हैं कि स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ ऐड है, उसकी एक्टिविटी क्या है, उस स्ट्रक्चर के साथ जो कंपाउंड अटैच है उसके रिलेशनशिप के साथ एक्टिविटी क्या क्या शो कर रही है। तो ये स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप कहलाती है। तो ये स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी में सेकंड पॉइंट है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। इसमें एग्जाम्पल जैसे है ट्यूबोक्यूरेरिन एंड टॉक्सीफेरिन फ्रॉम क्यूरेर प्लांट्स हैव ए मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ क्वाटरनरी एमोनियम ग्रुप। जो ट्यूबोक्यूरेराइन है या टॉक्सीफेरिन है, तो वो क्यूरेर प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, जो एक्ट करती है मसल रिलैक्सेंट की तरह प्रॉपर्टी एक्ट करती है। क्यों करती है? जो कंपाउंड अटैचमेंट है, जैसे बताया गया स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है। तो स्ट्रक्चर क्या है? ये प्लांट हो गया क्यूरेर प्लांट, उसका केमिकल कॉन्स्टेंट हो गया ट्यूबोक्यूरेरिन एंड टॉक्सीफेरिन, ये कंपाउंड्स हो गए। अब इस कंपाउंड के साथ क्या अटैच हो रहा है? क्वाटरनरी एमोनियम ग्रुप अटैच है, जिसकी वजह से क्या एक्टिविटी शो कर रही है? मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी शो कर रही है। तो इसी चीज़ को स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप कहते हैं। जो स्ट्रक्चर है क्यूरेर प्लांट का, केमिकल कॉन्स्टेंट इसमें ट्यूबोक्यूरेरिन निकल गया, टॉक्सीफेरिन निकल गया, ये दोनों कंपाउंड्स हैं आपके। ये दोनों कंपाउंड्स का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगा। इस स्ट्रक्चर में कौन से कंपाउंड के साथ कौन सा ग्रुप अटैच है? जैसे क्वाटरनरी एमोनियम ग्रुप अटैच है, तो ये जो एमोनियम ग्रुप है वो एक्टिविटी क्या शो कर रही है? वो मसल रिलैक्सेंट की प्रॉपर्टी को शो कर रही है। इसी चीज़ को स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप कहा गया है। इसी फेनोमेना को स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप कहा गया। अगर इसके साथ क्वाटरनरी एमोनियम ग्रुप नहीं अटैच है, दूसरा कोई ग्रुप अटैच है, तो हो सकता है कि वहाँ मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी शो ना करे, वहाँ कोई दूसरी प्रॉपर्टी शो करे या फंक्शन ही शो ना करे। तो इसी को स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप कहा गया है। नेक्स्ट है द हाइपोटेंसिव एंड ट्रैंक्विलाइजिंग एक्शन ऑफ रिजरपाइन आर ड्यू टू ट्राइमेथोक्सी बेंजोइक एसिड। इसमें भी क्या हो रहा है कि हाइपोटेंसिव जो भी एक्शन है या ट्रैंक्विलाइजिंग एक्शन है रिजरपाइन की, किसकी वजह से हो रहा है? कौन से ग्रुप की वजह से हो रहा है? ये तो फंक्शन हो गया, हाइपोटेंसिव आपका फंक्शन हो गया कि ये फंक्शन शो कर रहा है, ये प्रॉपर्टी हो गई। या ट्रैंक्विलाइजिंग एक्शन जो भी है वो प्रॉपर्टीज़ हो गई। ये प्लांट है रिजरपाइन, किसकी वजह से? ट्राइमेथोक्सी बेंजोइक एसिड की वजह से ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो इस चीज़ को, इस फेनोमेना को स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप कहा गया है कि हाइपोटेंसिव एक्टिविटी या ट्रैंक्विलाइजिंग एक्शन क्यों शो कर रहा है? किससे शो हो रहा है? रिजरपाइन के थ्रू शो हो रहा है। क्यों शो हो रहा है? ट्राइमेथोक्सी बेंजोइक एसिड के अटैचमेंट की वजह से ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो ये स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी में स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप था। नाउ वी डिस्कस अबाउट सोर्स ऑफ ड्रग्स। अब फार्माकोग्नोसी में फर्स्ट डेफिनेशन हो गया कि डेफिनेशन क्या थे फार्माकोग्नोसी के। डिफरेंट फार्माकोग्नोसी के डेफिनेशन थे। फिर स्कोप क्या था? दो स्कोप था आइसोलेशन करना, एज फार्मेसी फील्ड के अंडर कैटेगराइज्ड किया गया है। किसका था? आइसोलेशन का था। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में ये हेल्पफुल है। नाउ वी डिस्कस अबाउट सोर्सेज ऑफ ड्रग। क्या सोर्स है जो ड्रग्स ऑब्टेंड हो रहे हैं फार्माकोग्नोसी से, उनके सोर्सेज क्या हैं, कैसे वो ऑब्टेंड हो रहे हैं। तो इनमें जो भी सोर्सेज हैं उन सोर्सेज के बारे में देखा जा सकता है। जैसे कि प्लांट सोर्सेज होते हैं, एनिमल सोर्सेज होते हैं, मैरीन सोर्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोर्स होते हैं,
या एनिमल सोर्स हैं। ये सारी चीज़ को सोर्सेज ऑफ ड्रग्स कहते हैं। किस सोर्स से ऑब्टेंड हो रहा है ड्रग, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ कुछ इनलिस्ट किए गए हैं पॉइंट्स कि ड्रग्स आर ऑब्टेंड फ्रॉम 6 मेजर सोर्स। ड्रग्स ऑब्टेंड होते हैं, ये 6 मेजर सोर्स हैं जहाँ से ड्रग्स ऑब्टेंड होते हैं। पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे प्लांट सोर्सेज से होते हैं कि एनिमल सोर्सेज होते हैं। जिस जगह से जो प्लांट से हो रहा है ड्रग्स का ऑब्टेंड या एनिमल से हो रहा है तो वो सोर्स कहलाता है। वहाँ से ऑब्टेनिंग हो रही है ड्रग की, क्रूड ड्रग की, वहाँ से केमिकल कॉन्स्ट्रेंट निकलता है, वो केमिकल कॉन्स्ट्रेंट थेराप्यूटिक इफिकेसी देता है। तो ये ड्रग्स आर ऑब्टेंड फ्रॉम 6 मेजर सोर्सेज। ये मेजर सोर्सेज हैं, फर्स्ट है प्लांट सोर्सेज, सेकंड वन इज एनिमल सोर्सेज, थर्ड इज मिनरल आइदर अर्थ सोर्सेज, फोर्थ वन इज माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्सेज, फिफ्थ वन इज सेमी सिंथेटिक सोर्सेज और सिंथेटिक सोर्सेज, एंड लास्ट वन इज रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो ये 6 मेजर सोर्सेज हैं, इनसे ड्रग ऑब्टेंड होता है, क्रूड ड्रग ऑब्टेंड होता है। या तो प्लांट सोर्स से, जैसे प्लांट से बेलाडोना हो गया, फिर एट्रोपिन हो गया, रॉल्फिया हो गया, तो ये सब प्लांट सोर्स हैं। एनिमल सोर्स से जैसे विटामिन्स के बारे में, हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहते हैं, तो वो एनिमल सोर्स से ऑब्टेंड होते हैं। मिनरल सोर्स से जितने भी मिनरल्स से ऑब्टेंड होते हैं वो मिनरल्स में आ गए। माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्सेज जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आ गए, उनसे सोर्स से जो भी ऑब्टेंड हो रहे हैं ड्रग, वो माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्सेज हो गए। सेमी सिंथेटिक सोर्सेज होते हैं, सिंथेटिक सोर्स होते हैं। और रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी है जो कि 2 डीएनए के रिकम्बिनेंट प्रोसेस से ऑब्टेंड करके सोर्स को ऑब्टेंड कराया जाता है। तो ये 6 मेजर सोर्सेज हैं जहाँ से क्रूड ड्रग ऑब्टेंड हो सकते हैं। मेनली 3 या 4 पॉइंट को ही कंसीडर करते हैं। तो ये प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स, मिनरल सोर्स या माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्स। अगर प्लांट सोर्स की बात की जाती है तो प्लांट में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, सीड्स हो गए, रूट्स हो गए, फिर रूट्स हो गए, फॉलेम हो गए। तो ये सब सारी चीज़ पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हैं। तो पार्ट्स सोर्स ऑफ प्लांट्स में फ्लावर्स हो गए जो कि पॉपी, पेपावर, सोमनीफेरम, गिब्स, मॉर्फिन, ओपोइड्स, ये एग्जांपल है। ये प्लांट है पॉपी, पेपाफेरा, सोमनीफेरम। ये गिब्स करता है, मॉर्फिन से ऑब्टेंड होता है। विनका रोजिया ये प्लांट है जो कि विन क्रिस्टिन और विन ब्लास्टिन केमिकल कॉन्स्टेंट है, ये ऑब्टेंड होता है विनका रोजिया से। रोजेस गिव्स रोज वाटर यूज्ड एज अ टॉनिक, ये पार्ट ऑफ प्लांट्स हैं। तो इनमें से ये क्रूड ड्रग्स प्लांट सोर्सेज के, क्रूड ड्रग के प्लांट सोर्सेज हैं। इनसे पार्ट ऑफ प्लांट्स है जो कि हर एक पार्ट से क्या क्या ऑब्टेंड हो रहा है इसके बारे में पता चलता है कि फ्लावर से क्या होता है। जो पॉपी, पेपावर, सोमनीफेरम है, ये फ्लावर से वो मॉर्फिन ऑब्टेंड करता है, वो मॉर्फिन का आइसोलेशन होता है। विनका रोजिया फ्लावर से वो विन क्रिस्टिन और विन ब्लास्टिन केमिकल कॉन्स्टेंट आइसोलेट करता है। रोज़ प्लांट से वो रोज़ वाटर आइसोलेट होता है, उसका रोज़ वाटर बनाया जाता है, यूज़ किया जाता है टॉनिक की तरह। फ्रूट्स की बात की जाए तो सेना पॉट गिव्स एंथ्रासिन विच इज़ एज परगेटिव्स यूज्ड इन कॉन्स्टिपेशन। कैलाबार बीन्स गिव्स फाइसोस्टिग्मीन विच एज कॉलिनोमाइमेटिक एजेंट। कालाबार बीन्स जो होते हैं वो फिजोस्टिग्मीन की तरह काम करता है, जो कि कॉलिनोमाइमेटिक एजेंट की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट है सीड्स। अब सीड्स के बारे में देखते हैं। सीड्स ऑफ नक्स वोमिका गिव्स स्ट्रेचिनिन विच एज अ CNS स्टिमुलेंट। जो नक्स वोमिका की सीड्स हैं जिसमें केमिकल कॉन्स्टेंट स्ट्रेचिनिन हो गया, वो कैसे काम कर रहा है, CNS स्टिमुलेंट की तरह काम कर रहा है। फ्रूट्स में भी सेना की बात आ गई। जो सेना है वो एंथ्रासिन प्रोड्यूस करता है जो कि एक्ट करता है परगेटिव्स की तरह, जो परगेटिव्स यूज की जाती हैं कॉन्स्टिपेशन में। कालाबार बीन्स भी फ्रूट्स है जो कि ऑब्टेंड करता है, देता है केमिकल कॉन्स्टेंट फाइजोस्टिग्मीन, जो कि कॉलिनोमाइमेटिक एजेंट की तरह वर्क करता है। अब सीड्स की बात करते हैं। सीड्स में नक्स वोमिका है, सीड्स है नक्स वोमिका के, तो वो केमिकल कॉन्स्टेंट क्या दे रहा है, स्ट्रेचिनिन दे रहा है, जो कि CNS स्टिमुलेंट की तरह काम कर रहा है। अब बात करते हैं कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल के भी सीड्स आते हैं। कैस्टर ऑयल प्रोड्यूस होता है सीड्स के ही थ्रू,
तो वो ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करता है कैस्टर ऑयल्स। कैलाबार बीन्स का सीड्स भी आता है, वो भी फिजियोस्टिग्मिन कॉन्स्ट्रेंट है, एक्टिव कॉन्स्ट्रेंट है, केमिकल कॉन्स्ट्रेंट है, वो प्रोड्यूस करता है विच इज़ अ कॉलिनोमाइमेटिक ड्रग, वो कॉलिनोमाइमेटिक ड्रग की तरह एक्ट करता है। तो ये पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हो गए, ये सोर्स ऑफ प्लांट्स हो गए। सोर्स ऑफ प्लांट्स में डिफरेंट पार्ट्स है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, उसका यूजेस क्या है, उसमें क्या क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोड्यूस हो रहा है और वो कैसे एक्ट कर रहा है। तो ये सिर्फ प्लांट के सोर्सेज थे। प्लांट के सोर्सेज में डिफरेंट पार्ट्स हैं प्लांट के, उनसे क्या क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मिल रहा है और उनका क्या क्या फंक्शन है, उनका क्या क्या यूज़ है, वो कैसे एक्ट कर रहे हैं, इनके बारे में प्लांट सोर्सेज के बारे में देखा गया। अब बात करते हैं एनिमल सोर्सेज की कि एनिमल सोर्सेज में क्या क्या आएगा। तो ये एनिमल सोर्सेज, पैनक्रियाज इज अ सोर्स ऑफ इंसुलिन यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़। सबको पता है कि पैनक्रियाज क्या है, सोर्सेज ऑफ इंसुलिन है, इंसुलिन का सोर्स है, किस में यूज़ होता है, ट्रीटमेंट किया जाता है डायबिटीज़ में। अगर डिसऑर्डर होता है, किसी को इंसुलिन डिसऑर्डर होता है, डायबिटिक डिसऑर्डर है, डिजीज़ नहीं है, तो वो ट्रीटमेंट किसके लिए यूज़ होता है, डायबिटीज़ के लिए। पैनक्रियाज इंसुलिन का सोर्स है और वो यूज़ किया जाता है डायबिटीज़ में। तो ये एनिमल सोर्स है, फर्स्ट पॉइंट है एनिमल सोर्स। नेक्स्ट है यूरिन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन गिव्स ह्यूमन क्रोयोनिक गोनेडोट्रोफिन, जिसको एचसीजी कहते हैं, यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी। जो यूरिन होता है प्रेग्नेंट वुमेन का, उसमें क्या कंसंट्रेशन पाया जाता है, एचसीजी का कंसंट्रेशन पाया जाता है, जो कि यूज़ किया जाता है इनफर्टिलिटी। जो लोग इनफर्टिलिटी होते हैं, जो वुमेन्स इनफर्टाइल होती हैं, उनको उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। शिप थायराइड इज़ अ सोर्स ऑफ थायरोक्सिन। जो शिप होते हैं उनके थायराइड क्या है, सोर्स ऑफ थायरोक्सिन है, यूज्ड इन हाइपरटेंशन। वो एक्ट करता है हाइपरटेंशन को डिक्रीज करने में या उसके ट्रीटमेंट में हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट है कॉड लीवर इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड डी। जो भी कॉड फिश होती हैं, जो कि फ़िश का नाम है कॉड, उनकी लीवर से विटामिन ए और विटामिन डी निकाला जाता है, आइसोलेट किया जाता है। सोर्स है कॉड लीवर। फ़िश के लीवर को निकाला जाता है और उससे आइसोलेट किया जाता है विटामिन ए को और विटामिन डी को। नेक्स्ट है एंटेरियर पिट्यूटरी इज़ अ सोर्स ऑफ पिट्यूटरी गोनेडोट्रोफिन यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी। ये भी इनफर्टिलिटी में यूज़ किया जाता है एंटेरियर पिट्यूटरी को, जो कि पिट्यूटरी गोनेडोट्रोफिन का सोर्स है। इसको भी यूज़ किया जाता है इनफर्टिलिटी में। ब्लड ऑफ एनिमल यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन्स। जो ब्लड है एनिमल्स के, उसके हेल्प से क्या किया जाता है, वैक्सीन का प्रिपरेशन होता है, फॉर्मुलेशन होता है। नेक्स्ट है स्टमक टिश्यू कंटेन पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। सबको पता है स्टमक टिश्यू क्या कंटेन करता है, ट्रिप्सिन कंटेन करता है या पेप्सिन करता है। विच आर डाइजेस्टिव जूसेस, जो कि डाइजेस्टिव जूसेस की तरह एक्ट करता है। यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक डिजीज़। जितनी भी पेप्टिक डिजीज़ हैं उसमें टिश्यू को निकाल के पेप्सिन और ट्रिप्सिन को जूसेस को निकाल के उसको ट्रीटमेंट किया जाता है, पेप्टिक डिजीज़ में यूज़ किया जाता है। नाउ डेज बेटर ड्रग्स हैव रिप्लेस्ड देम। और आज के दौर में, आज के टाइम में उस चीज़ को रिप्लेस कर दिया गया है दवा से। तो ये एनिमल सोर्स के बारे में थे कि ये एनिमल सोर्स से ट्रीटमेंट किया जाता है। जो एनिमल से ऑब्टेंड हो रहे हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, उनको फिर यूज़ किया जा रहा है एज अ ट्रीटमेंट की तरह, एज अ ड्रग की तरह। तो पैनक्रियाज सबको पता है इंसुलिन का सोर्स है, उसको ट्रीटमेंट किया जा रहा है डायबिटीज़ में। जो भी एनिमल सोर्स के पैनक्रियाज होंगे उनसे वो ड्रग का फॉर्मुलेशन हो रहा है और वो डायबिटीज़ पेशेंट को दिया जा रहा है। यूरिन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन गिव्स ह्यूमन क्रोयोनिक गोनेडोट्रोफिन यूज्ड इन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी में यूज़ होता है। शिप थायराइड का सोर्स है थायरोक्सिन का, जो कि यूज़ हो रहा है हाइपरटेंशन में।
कॉड लीवर इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड डी, जो कि फिश का नाम है फिश कॉड, जो कि उसके लीवर से विटामिन ए और विटामिन डी को आइसोलेट किया जाता है। फिर एंटेरियर पिट्यूटरी इज द सोर्स ऑफ पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी, ये भी इनफर्टिलिटी में यूज्ड किया जाता है एंटेरियर पिट्यूटरी, जो कि सोर्स है पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन का। ब्लड ऑफ एनिमल्स इज़ यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन, बहुत सारे एनिमल्स के ब्लड को यूज़ किया जाता है किसमें, फॉर्मुलेशन में, प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन बनाने में। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है स्टमक टिश्यू कंटेन पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। स्टमक टिश्यू जो होता है वो कंटेंस क्या करता है, पेप्सिन को, ट्रिप्सिन को, जो कि डाइजेस्टिव जूस होते हैं, जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक डिजीज़, जितनी पेप्टिक डिजीज़ है इससे ट्रीट किया जाता है। पास्ट में इससे ट्रीट किया जाता था, लेकिन आज के दौर में नाउ डेज बेटर ड्रग हैव रिप्लेस देम, जो इनको रिप्लेस, बहुत अच्छे दवा आ गए हैं जो कि डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट्स करते हैं और ये पेप्टिक डिजीज़ को ट्रीटमेंट में हेल्प आउट करते हैं। अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ ड्रग की। मिनरल सोर्सेज, मिनरल से क्या क्या सोर्स हैं जो कि ट्रीटमेंट की तरह यूज़ किया जाता है, ड्रग की तरह यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। तो मेटेलिक मिनरल सोर्स में दो कैटेगरी होते हैं, एक होता है मेटेलिक और एक होता है नॉन मेटेलिक सोर्सेज। तो आयरन इज़ यूज्ड इन द फर्स्ट पॉइंट है, आयरन इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। जो आयरन होता है वो ट्रीटमेंट किसके, आयरन डिफिशियंसी में यूज्ड होता है, जैसे कि जो डिजीज़ है एनीमिया उसमें यूज़ होता है आयरन। तो ये मेटेलिक सोर्स मिनरल सोर्स है, ये मिनरल से ऑब्टेन होते हैं आयरन और वो ट्रीट करते हैं एनीमिया को। फर्स्ट है एग्जांपल आयरन हो जाएगा मिनरल सोर्स, जो कि डिफिशियंसी एनीमिया की डिफिशियंसी को ट्रीट करते हैं, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को ये ट्रीट आउट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मर्क्यूरियल साल्ट आर यूज्ड इन सिफिलिस। जो भी मर्क्यूरियल साल्ट्स हैं वो यूज्ड की जाती है ट्रीटमेंट के दौरान, सिफिलिस के ट्रीटमेंट के दौरान उसका यूज़ है। जिंक इज़ यूज्ड एज अ जिंक सप्लीमेंट्स, ये भी मिनरल सोर्स है जिंक। उसका क्या यूजेस है, जो जिंक की डिफिशियंसी हो जाती है, जिस पेशेंट में जिंक की डिफिशियंसी हो गई तो वो जिंक यूज़ किया जाता है एज अ सप्लीमेंट की तरह। जिंक ऑक्साइड पेस्ट इज़ यूज्ड इन वुंड्स एंड इन एक्जिमा। अलग फंक्शन एक जिंक का और हो गया कि जिंक ऑक्साइड के जितने पेस्ट आते हैं वो वुंड्स में हेल्प करते हैं, वो वुंड्स को भरने में हेल्प करते हैं और एक्जिमा में भी वो हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है आयोडीन इज़ ए एंटीसेप्टिक। आयोडीन क्या है, मिनरल सोर्स है, वो एक्ट करता है एंटीसेप्टिक की तरह। और आयोडीन सप्लीमेंट आर आल्सो यूज्ड, आयोडीन का सप्लीमेंट भी यूज़ किया जाता है। जिसको घेंगा रोग होता है वो आयोडीन की डिफिशियंसी की वजह से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है गोल्ड साल्ट्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ रिमोटॉइड आर्थराइटिस। गोल्ड्स के साल्ट्स जो होते हैं वो यूज्ड किए जाते हैं किसमें, ट्रीटमेंट रिमोटॉइड आर्थराइटिस, जो भी पैर के दर्द में, जोड़ों के दर्द में, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है गोल्ड साल्ट से। तो ये मिनरल सोर्सेज के एग्जांपल्स थे कि इनसे ये चीज़ ट्रीटमेंट कराया जाता है। जैसे जिंक हो गया, ये मिनरल सोर्स है, आयरन हो गया, ये मिनरल सोर्स है, आयोडीन हो गया, ये मिनरल सोर्स है, मर्क्यूरियल साल्ट है, ये मिनरल सोर्स है, और गोल्ड साल्ट्स है, ये सारे मिनरल सोर्स हैं जो कि एक्ट कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं डिजीज़ को रिड्यूस करने के लिए, डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए। आयरन का यूज़ हो रहा है आयरन डिफिशियंसी में, मर्क्यूरियल साल्ट का यूज़ हो रहा है ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस में, जिंक का यूज़ हो रहा है जिंक के सप्लीमेंट में, जिसके जिंक की डिफिशियंसी होती है उसको जिंक का सप्लीमेंट दिया जाता है। आयरन की डिफिशियंसी होती है तो उसको आयरन का सप्लीमेंट्स दिया जाता है, आयरन की टैबलेट्स आती हैं उनको दिया जाता है। जिंक ऑक्साइड पेस्ट है जो कि एक्ट करता है वुंड्स में, ज़ख़म में काम करता है, या एक्जिमा में ये हेल्प करता है जिंक ऑक्साइड का पेस्ट। तो इसका टॉपिकल प्रिपरेशन भी है, सप्लीमेंट्स भी है जिंक का। नेक्स्ट पॉइंट है आयोडीन। आयोडीन क्या है, एंटीसेप्टिक है, जो कि कहीं पे भी सेप्सिस हो गया तो उसको अगेंस्ट सेप्सिस का काम करेगा आयोडीन, तो एक्ट कर रहा है एंटीसेप्टिक की तरह। आयोडीन काम कर रहा है सप्लीमेंट्स की तरह, जिसको आयोडीन डिफिशियंसी है तो वो आयोडीन का सप्लीमेंट्स लेगा, आयोडीन का कैप्सूल लेगा, आयोडीन का टैबलेट्स लेगा, वो सप्लीमेंट्स की तरह काम कर रहा है। गोल्ड साल्ट्स जो होते हैं, जितने गोल्ड के साल्ट्स हैं
वो यूज्ड हो रहे हैं ट्रीटमेंट, किसके ट्रीटमेंट में, रेमेटॉइड आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में इनका हेल्प हो रहा है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं मिनरल सोर्सेज में। तो मिनरल सोर्सेज में एग्जांपल्स में आयरन है, मर्क्यूरियल साल्ट्स हैं, जिंक है, आयोडीन है और गोल्ड साल्ट्स हैं। अब बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्सेज के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सोर्सेज के, कि कैसे माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्स का क्रूड ड्रग आते हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। पेनिसिलियम नोटेटम इज़ अ फंगस विच गिव्स पेनिसिलिन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंगस है। पेनिसिलियम नोटेटम फंगस है जो कि पेनिसिलिन प्रोवाइड्स करता है, गिव्स करता है। एक्टिनोबैक्टीरिया गिव्स स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये भी एटिनोबैक्टीरिया जो होता है वो गिव्स करता है क्या, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एंटीबायोटिक्स की तरह काम करता है। एमिनोग्लाइकोसाइड्स सच एज जेंटामाइसिन एंड टोब्रामाइसिन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस एंड माइक्रोमोनोस्पोरास। ये स्ट्रेप्टोमाइसिस और माइक्रोमोनोस्पोरास से ऑब्टेन्ड होते हैं। टोब्रामाइसिन और जेनेटामाइसिन ये एमिनोग्लाइकोसाइड्स के क्लास के ड्रग्स हैं जो कि यूज़ होते हैं। तो ये माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्सेज थे, ऑब्टेन्ड होते हैं क्रूड ड्रग। ये माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्सेज के क्रूड ड्रग है जो कि एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट देते हैं और प्रोवाइड करते हैं ट्रीटमेंट में। ये पॉइंट सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक सोर्सेज का है। जैसे सिंथेटिक सोर्सेज में फर्स्ट पॉइंट है, व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ द ड्रग फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज एज वेल एज इट्स केमिकल स्ट्रक्चर इज अल्टर वी कॉल इट सिंथेटिक। जो भी नेचुरल सोर्स हैं उनके न्यूक्लियस को अल्टर कर देना, केमिकल स्ट्रक्चर को अल्टर कर देना, उसको सिंथेटिक कहते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड इमेटीन बिस्मथ आयोडाइड, इसमें एग्जाम्पल आएगा इमेटीन बिस्मथ आयोडाइड। सेमी सिंथेटिक सोर्सेज में क्या होता है कि व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज एंड रिटेन बट द केमिकल स्ट्रक्चर इज अल्टर्ड वी कॉल इट सेमी सिंथेटिक। मतलब सिंथेटिक में दोनों चीज़ हो रहे हैं, नेचुरल सोर्स को भी अल्टर्ड किया जा रहा है, केमिकल स्ट्रक्चर को भी अल्टर्ड किया जा रहा है। लेकिन सेमी सिंथेटिक मतलब सेमी मीन्स हाफ सिंथेटिक सोर्सेज है। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि नेचुरल सोर्स को रिटेन रहने दे रहे हैं लेकिन केमिकल स्ट्रक्चर को अल्टर्ड कर रहे हैं, जिसको हम सेमी सिंथेटिक कहते हैं। एग्जाम्पल इसमें क्या आएगा, इंक्लूड एपोमॉर्फिन, डाइसिटाइल मॉर्फिन, इथिनाइल एस्ट्राडियोल एंड हेमेटोट्रोफिन, ampicillin and methyl testosterone. Most of the drugs used nowadays such as anti-anxiety drugs, anticonvulsant are semi-synthetic forms. कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि इंक्लूड करते हैं सेमी सिंथेटिक में, जैसे एपोमॉर्फिन हो गया, डाइसिटाइल मॉर्फिन हो गया, इथिनाइल एस्ट्राडियोल हो गया, हेमेट्रोफिन हो गया, एम्पिसिलिन हो गया, मिथाइल टेस्टोस्टेरोन हो गया। ये एग्जांपल है सेमी सिंथेटिक ड्रग्स के। मोस्ट ऑफ ड्रग जो यूज़ हो रहे हैं अब सेमी सिंथेटिक ड्रग्स के यूज़ हो रहे हैं अब के दौर में सोर्स सेमी सिंथेटिक सोर्सेस में, जैसे कि एंटी एंजाइटी ड्रग्स, जितने एंटी एंजाइटी ड्रग्स आते हैं वो सेमी सिंथेटिक होते हैं, जितने कन्वर्जेंट ड्रग्स आते हैं वो सेमी सिंथेटिक होते हैं। जो कि नेचुरल सोर्स तो वैसे ही रहेगा, एज सच जो नेचुरल सोर्सेज है वो रहेगा, लेकिन केमिकल स्ट्रक्चर को अल्टर कर दिया जाता है। ये सेमी सिंथेटिक सोर्सेज होते हैं। तो ये सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक के बारे में था कि सिंथेटिक सोर्स में नेचुरल सोर्स और केमिकल स्ट्रक्चर दोनों अल्टर्ड होंगे तो उसको सिंथेटिक सोर्स कहते हैं। अब उसमें एग्जांपल है इमेटीन बिस्मथ आयोडाइड। और सेमी सिंथेटिक की अगर बात की जाए तो इसमें नेचुरल सोर्स को तो एज सच रखा जाता है, रिटेन किया जाता है, लेकिन केमिकल स्ट्रक्चर को उसको अल्टर्ड कर दिया जाता है, जिसको सेमी सिंथेटिक कहते हैं। हाफ सिंथेटिक, सेमी मीन्स होता ही है हाफ सिंथेटिक है, हाफ नेचुरल है। तो इसमें एग्जांपल आ गया एपोमॉर्फिन, डाइसिटाइल मॉर्फिन, इथिनाइल एस्ट्राडियोल्स, हेमेट्रोफिन, एम्पिसिलिन एंड मिथाइल टेस्टोस्टेरोन। और जो आजकल यूज़ हो रहे हैं ड्रग्स
जो भी क्लासिफिकेशन है ड्रग्स के, एंटी एंजाइटी ड्रग्स आते हैं, एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स आते हैं, वो सारे सेमी सिंथेटिक ड्रग्स रहते हैं जो कि आज यूज़ हो रहे हैं, एंजाइटी में यूज़ हो रहे हैं, जो कि वर्क करता है एंटी एंजाइटी की तरह, कन्वर्जेंट में यूज़ कर रहे हैं, एंटी कन्वर्जेंट की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारे ड्रग्स के क्लासिफिकेशन जो है वो सेमी सिंथेटिक के सोर्सेज हैं। नेक्स्ट सोर्सेज है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट मतलब रिकम्बाइन करके डीएनए टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना, वो सोर्सेज है। तो इसमें क्या है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स क्लीवेज ऑफ डीएनए बाय एंजाइम रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेजेस। मतलब कि इसमें क्या हो रहा है कि डीएनए को क्लीवेज करते रहे। डीएनए ये एक टेक्नोलॉजी है, डीएनए टेक्नोलॉजी है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है जिसमें कि क्लीवेज हो रहा है, डीएनए का टूटना हो रहा है एंजाइम्स के थ्रू, जो कि रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है, वो क्लीवेज करता है डीएनए को। और फिर डिज़ायर्ड जीन्स जो होते हैं नेक्स्ट स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में तो डीएनए का क्लीवेज होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो डिज़ायर्ड जीन्स हैं उसको कपल्ड करते हैं, उसको ऑब्टेन करते हैं, उसको रेप्लिकेट करते हैं, किसके थ्रू, वायरल के थ्रू, बैक्टीरिया के थ्रू या प्लाज्मिड के थ्रू। फिर जो डिज़ायर्ड जीन है उसको कपल्ड करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं वायरल के थ्रू, बैक्टीरिया के थ्रू या प्लाज्मिड, जनरली प्लाज्मिड के थ्रू उसको रेप्लिकेट करते हैं। फिर उसमें थर्ड स्टेप में होगा द न्यू जेनेटिक कम्बिनेशन इज़ इंसर्टेड इनटू द बैक्टीरियल कल्चर विच अलाउ प्रोडक्शन ऑफ वास्ट अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स। मतलब इसमें जो न्यू जेनेटिक कम्बिनेशन, इसमें क्या हो रहा है कि जो इन क्लीवेज किए, फिर उसको कबल्ड किए, फिर उसके बाद उसको कंबाइन कर दिए। कंबाइन करने के बाद वो जेनेटिक मटेरियल को, प्रोडक्शन को वास्ट अमाउंट में प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस है ह्यूज अमाउंट ऑफ ड्रग्स कैन बी प्रोड्यूस, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन हो रहा है, वो इसका अटैचमेंट हो गया, फर्स्ट में क्लीवेज किए, फिर रेप्लिकेट हुआ, फिर उसको इंसर्ट किए, कंबाइन करके इंसर्ट कर दिए, फिर वो प्रोडक्शन लार्ज अमाउंट में, वास्ट अमाउंट में जेनेटिक मटेरियल को प्रोड्यूस करने लगा। तो इसका एडवांटेजेस हो गया कि ह्यूज अमाउंट ऑफ ड्रग्स कैन बी प्रोड्यूस, ह्यूज अमाउंट में ड्रग्स का प्रोडक्शन हो सकता है। ड्रग्स कैन बी ऑब्टेन इन प्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म में ड्रग्स ऑब्टेंड होते हैं। इट इज़ लेस एंटीजेनिक, ये लेस एंटीजेनिक है। तो ये एडवांटेजेस हो गए, 3 पॉइंट इसके एडवांटेजेस हो गए कि ह्यूज अमाउंट्स में ड्रग का प्रोडक्शन होगा, जो भी ड्रग्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो लार्ज अमाउंट में होंगे, ड्रग्स जो भी रहेंगे वो प्योर फॉर्म में रहेंगे, और जो प्योर फॉर्म है वो लेस एंटीजेनिक रहेगा। मतलब ये ड्रग जो है वो लेस एंटीजेनिक है। डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे तो वेल इक्विप्ड लैब इज़ रिक्वायर्ड। मतलब इसमें लैब का रिक्वायरमेंट वेल इक्विप्ड होना चाहिए, सारे इंस्ट्रूमेंट्स, सारे मशीन्स, सारे लैब के प्रोसीजर, लैब रिकॉर्ड्स, मैनुअल, सारे चीज़ वेल इक्विप्ड होने चाहिए। लैब्स का मेज़रमेंट होना, लैब फुल्ली स्टरलाइज्ड होना, लैब का जो भी कंडीशन है, जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफ़िल होना चाहिए। ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हाईली ट्रेंड स्टाफ होने चाहिए, जो स्टाफ हैं उसमें वो ट्रेन होने चाहिए, मास्टर होने चाहिए, उनको फुलफ़िल करने में कोई चीज़ में दिक्कत ना आए, वो अपना प्रोसेस, वो अपना काम पूरी अच्छी तरह से समझ सकें, कर सकें, उसको फाइनल आउट कर सकें। तो हाईली ट्रेंड स्टाफ चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ अ कम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक। जो टेक्निक है रिकम्बिनेंट डीएनए की वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए इसमें हाईली ट्रेंड स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है, वेल इक्विप्ड लैब की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस काम को करने के लिए काफ़ी ट्रेंड स्टाफ, मास्टर स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। इसमें बहुत सारे मेथड डेवलपमेंट की जाती है, बहुत सारे न्यू टेक्नोलॉजीज़ को इन्वॉल्व किया जाता है। कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स है क्योंकि क्लेवेज करना है, रेप्लिकेट करना है, फिर इंसर्ट करना है, तो ये
टेक्निक जो हो गया वो कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसका ये मेन डिसएडवांटेजेस है कि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बनाता है। ये जो टेक्नोलॉजी है ये कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, कॉम्प्लिकेशन इसमें बहुत ज़्यादा आते हैं, एरर होने की चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें अगर ट्रेंड स्टाफ रहेंगे तभी ये प्रोसीजर ये रन कर सकता है, नहीं तो नॉर्मल स्टाफ से ये वर्क डन नहीं हो सकता है। लैब का रिक्वायरमेंट भी बहुत अच्छा वेल इक्विप्ड होना चाहिए, नहीं तो ये प्रोसेस काम हो ही नहीं पाएगा। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं रिकम्बिनेंट डीएनए के। This is all about unit first from Pharmacognosy B from 4th semester. I hope you like it. Thank you so much.